हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम टू सिनानॉमिक्स। हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है सिनानॉमिक्स के हिंदी चैनल पे। पिछली बार मैंने आपको बताया था एसेट एलोकेशन कैसे करते हैं, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कैसे आप अपनी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उसी को मैं आज आगे बढ़ाऊंगा कि पोर्टफोलियो बनाने के, एसेट एलोकेशन के क्या मेथड्स हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल वैल्यू इन्वेस्टिंग। बहुत सारे वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें चाहिए डीप वैल्यू। वो सारे स्टॉक्स नहीं खरीदेंगे, वही खरीदेंगे जो कि बहुत कम प्राइस अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। फ्रॉम द फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर्सपेक्टिव दे आर लुकिंग वेरी चीप। they will buy those value stocks, hold it for some time so that the market gives the right multiple to that stock and they will make money. ऐसे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो वैल्यू खोजते हैं मार्केट में। कौन सा शेयर बहुत कम वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है वो उसे बाई करते हैं और उसको होल्ड करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ। आईटीसी, एक साल पहले आईटीसी 220 रुपये में ट्रेड होता था। 220, 230, 300 रुपये तक ट्रेड होता था। आज उसकी प्राइस 450 है। तो जो वैल्यू इन्वेस्टर्स थे उनको पता था कि ये जो है आईटीसी, इफ़ यू कंपेयर दैट विद द अदर पेयर्स, फॉर एग्जांपल नेस्ले, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, उनकी अपेक्षा ये काफ़ी चीप ट्रेड हो रहा था, काफ़ी सस्ते भाव में बिक रहा था। इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ही कम थी, प्राइस टू बुक रेशियो बहुत ही कम थी। तो उन लोगों ने आईटीसी खरीदा और उसको लेकर बैठे रहे 1 साल तक, 2 साल तक। और हुआ क्या, पिछले 1 साल में ये स्टॉक दुगना से भी अधिक हो चुका है। इसे कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। वेल, देर आर सम ग्रोथ इन्वेस्टिंग एज वेल, जिसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ऐसी कंपनीज को खोजते हैं जो ग्रो कर रही है, जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल डिफेंस कंपनीज की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। जब से मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से मेक इन इंडिया पे जोर दिया है, ये सारी डिफेंस कंपनी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और बाकी जितने भी हैं, सारे ऊपर जा रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड all of them basically. Yeah, so that's growing. So that's the growth investors will jump on them and hold it so that its price will grow, its profitability will grow. That's growth investing. और एक तीसरा मेथड है जिसे कहते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग। उसमें आप मोमेंटम राइड करते हैं। अगर किसी शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है, फॉर एग्जाम्पल मेजगांव डॉक, अगेन ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। पिछले 1 साल में ये 200 रुपये से बढ़कर 2000 हो गया। अब जो मोमेंटम इन्वेस्टर हैं उन्हें वो 200 पे नहीं तो 300 पे नहीं तो 400 पे, दे मस्ट हैव जंप्ड ऑन इट। वो इस पे जंप कर गए होंगे और दे मस्ट हैव बीन राइडिंग द मोमेंटम जब तक ये स्टॉक वापस नीचे न गिरे। एंड दिस स्टॉक इज कंटिन्यूसली गोइंग अप राइट नाउ। अभी भी जाकर थोड़ा बहुत इसकी रुकावट आई है 2200 के रेंज में, लेकिन अभी भी ये 1900 से 2200 के बीच में घूम रहा है। इसके 200, 400, 500 का आने की संभावनाएं बहुत कम लगती हैं मेरे हिसाब से। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए ये अभी सही समय नहीं है इस पे राइड करने का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चल चुका है। अब वे इसका वेट करेंगे, वो दूसरा स्टॉक खोजेंगे जिसमें मोमेंटम है। वेल, दैट्स मोमेंटम इन्वेस्टिंग। और ये एसेट एलोकेशन का एक बहुत ही अच्छा मेथड भी है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे, पर उसके पहले मैं आपको एक थीसिस, एक एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के बारे में बताना चाहता हूँ। यूजीन फार्मा एक इकोनॉमिस्ट थे, हैं, जिन्हें 2013 में नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। उनकी थ्योरी है कि जो स्टॉक मार्केट है या कोई भी मार्केट है वो बहुत ही इफिशिएंट है, बहुत सक्षम है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज़ जो मार्केट में आती है उस कंपनी के बारे में, मार्केट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है शेयर में।
फिर से मैं रिपीट करूंगा, द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स दैट द मार्केट इज वेरी एफिशिएंट एंड ऑल द इंफॉर्मेशन हैज बीन प्राइज्ड इन। आप इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज नहीं कर सकते, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो सिर्फ आपके पास है और बाकी लोगों के पास नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप मार्केट को, इंडेक्स को बीट नहीं कर सकते हैं आसानी से। हालांकि बहुत सारे फंड मैनेजर्स उन्होंने इंडेक्स को बीट किया है। वॉरेन बफेट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने इंडेक्स को बीट किया है। जितना इंडेक्स बढ़ा है, निफ्टी 50 बढ़ा है, जितना परसेंटेज सेंसेक्स का बढ़ा है, उससे अधिक इन्होंने अपने फंड के रिटर्न्स दिए हैं। इसलिए ये थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये मान के चलना चाहिए कि मार्केट इफिशिएंट है। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के बल पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई खास इंफॉर्मेशन है तब तो आप खास करके ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आप इनसाइडर ट्रेडिंग में आ जाएगी और आप उसमें से भी आपको उसमें दंडित कर सकता है। तो अगर कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन आपके पास है जो मार्केट को नहीं मिला हुआ है, तो आपको कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। और जो मार्केट में इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, और आजकल डिजिटल वर्ल्ड के ज़माने में इंफॉर्मेशन फ्लडेड है। दैट इज इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। वेल, यूजीन फार्मा को फादर ऑफ मॉडर्न फाइनेंस भी कहते हैं। कमिंग बैक टू द मोमेंटम इन्वेस्टिंग, अगर आप खुद सोचें, अगर आप वैल्यू को चेज कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टर हैं, और अगर आप मोमेंटम को चेज कर रहे हैं तो सिंपल भाषा में आप एक स्पेक्यूलेटर हैं। आप स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। आज किसी स्टॉक का प्राइस 1000 रुपया है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 2000 हो जाएगा या 1500 हो जाएगा, विदाउट लुकिंग एट द फंडामेंटल्स। कंपनी की प्रॉफिट कितनी बढ़ेगी, कंपनी का मार्केट शेयर कितना बढ़ेगा, उसके बारे में बिना सोचे समझे आप सिर्फ मोमेंटम को राइड कर रहे हैं। एंड दैट इज स्पेक्यूलेशन इन माय ओपिनियन। हैविंग सेड दैट गाइस, ये बहुत सारे थ्योरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखें कि कोई भी चीज़ अपनी गति से चलता जाता है जब तक कि कोई अवरोध ना आए, ये जो मोमेंटम है ये उसी पे बेस्ड है कि कोई भी स्टॉक अगर एक सर्टेन मोमेंटम में ऊपर जा रहा है तो तब तक चलता जाएगा जब तक कि कोई उसे अवरोध न मिले, कोई हिंड्रेंस न मिले, कोई हेडविंड्स न मिले। वो ये उसके रिजल्ट हो सकते हैं, रिजल्ट ख़राब हो जाए, मार्केट सेंटिमेंट ख़राब हो जाए, या उस सेक्टर का आउटलुक ख़राब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तभी वो फिर वो मोमेंटम कम होता है। और अगर न्यूटन का थर्ड लॉ आप देखेंगे, देयर इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो व्हाट गोज अप कम्स डाउन, जो ऊपर जा रहा है वो नीचे भी आएगा। है ना कंफ्यूजिंग? एक तरफ तो मोमेंटम पे आप राइड कर रहे हो और दूसरी तरफ आपको डर भी है कि तो नीचे आना ही है। कोई भी स्टॉक लगातार ऊपर नहीं जाता है। तो मोमेंटम इन्वेस्टर को ध्यान रखना होगा कि कब उन्हें एग्जिट करना है उस स्टॉक से जिसके मोमेंटम पे वो राइड कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, देयर विल बी मीन टू रिवर्सन, देयर इज अ मीन रिवर्सन। वो जो अगर एक पेंडुलम की तरह, एक पेंडुलम ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे दूसरे साइड ऊपर जा रहा है, तो ये फिर मीन पे आता ही है बीच में। इस तरह जो स्टॉक ऊपर गया हुआ है वो फिर थोड़ा नीचे जरूर आएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द लॉन्गर टर्म वो बढ़ेगा। लेकिन जो जैसे मैंने कुछ स्टॉक्स के एग्जाम्पल दिए जो इतने ऊपर जा चुके हैं, या तो अब थोड़ा जाकर रुक जाएंगे, वो टाइम करेक्शन में चले जाएंगे या प्राइस करेक्शन में चले जाएंगे, कहीं ना कुछ करेक्शन होना ही है। जैसे आप मार्केट को देख रहे हो, मार्केट ऑलरेडी इतना ऊंचा जा चुका था और अभी ऑलमोस्ट 2-4% करेक्शन हो चुका है। 19,000 निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, 19,300-400 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि ये 20,000 500-600-700 पे जा चुका था। तो ये हेल्दी करेक्शन है। जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो वेट करते हैं, दे डोंट चेज द मोमेंटम। अगर कोई प्राइस बढ़ गया है तो वो उसको चेज नहीं करते हैं। इन दिस एग्जाम्पल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अगर बढ़ गया है
या मैसगांव डॉक अगर इतना बढ़ गया है तो एक वैल्यू इन्वेस्टर इसको बाई नहीं करेगा, वो वेट करेगा कि कब वो मीन रिवर्सन हो, कब ये स्टॉक वापस अपने लेवल पर आए और तब वो उसे बाई करेगा, क्योंकि उस समय उनको डीप वैल्यू दिखेगी उस स्टॉक में। वेल मेरा अब ये जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग है इसकी एक थ्योरी है कि कोई भी मोमेंटम साइकिल 1 साल का होता है, एंड इफ यू लुक एट फ्रॉम द मीन टू रिवर्सन वो 2-3 साल में एक बार आएगा। तो अगर आप एक स्टॉक को 1 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं, मोमेंटम पे राइड कर रहे हैं, देन यू शुड नो व्हेन टू गेट ऑफ। आपको पता होना चाहिए कब निकल जाए, और हम लोग कुछ उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये मोमेंटम फिजल होता है और स्टॉक वापस आता है नीचे, तो आपको तुरंत खरीदना भी नहीं चाहिए। जैसे आपने मोमेंटम अगर आपने मिस कर दिया, आईटीसी का एग्जांपल मैं दे रहा था, अगर आपने 300 में 350 में आईटीसी को मिस कर दिया तो अब 450 पे जाकर आप नहीं खरीद सकते हैं। ये मोमेंटम हो चुका है 1 साल, अब तो या तो वहाँ पे वो स्टेबल रहेगा या धीरे धीरे बढ़ेगा, वो पुराने वाले मोमेंटम से नहीं बढ़ेगा। उसी तरह बाकी जो डिफेंस के स्टॉक का मैंने एग्जांपल दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैसगांव डॉक है, डाटा पैटर्न्स है, ये सारे बहुत ही हाई मोमेंटम से मूव कर रहे थे। अब जाकर के थोड़ा बहुत इनमें ठहराव आया है। तो जो मोमेंटम इन्वेस्टर जिन्होंने इन्हें मिस कर दिया पहले, दे शुड नॉट जंप ऑन इट राइट नाउ, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब उतना अच्छा नहीं है। वेल मेरा एडवाइस है, डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। गिरते हुए नाइफ को पकड़े नहीं, लेट इट ड्रॉप फाइनली। अगर कोई स्टॉक नीचे जा रहा है, लेट इट बी देयर, जस्ट उसको जाकर स्टेबल होने दें, फिर से जब वो अपना मोमेंटम स्टार्ट करे, जंप ऑन दैट। सो डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ, लेट इट सेटल and then resume its uptrend cycle, and then you ride it again. Well, मोमेंटम इन्वेस्टिंग दो टाइप के होते हैं। पहला है एब्सोल्यूट और टाइम सीरीज मोमेंटम। इसमें आप एक ही सेक्टर के, एक ही एसेट क्लास के 2 इंस्ट्रूमेंट्स को डील करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप ब्रिटानिया ले लें और नेस्ले ले लें, आप दोनों का एक अगर एग्जांपल लेते हैं, आप देखेंगे कि ये दोनों कितना रिटर्न दे रहे हैं प्राइस की अपेक्षा। अगर आपको लगता है कि नेस्ले ने ज़्यादा रिटर्न दिया है और ब्रिटानिया की अपेक्षा, तो आप नेस्ले में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। उसी तरह अगर आप 2 डिफरेंट सेगमेंट का ले रहे हैं, आपको अगर 2 सेगमेंट में डील करना है, जैसे मैंने डिफेंस का एग्जांपल दिया, अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों मोमेंटम में चल रहे हैं कोई स्टॉक। फॉर एग्जांपल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और नेस्ले, आप देख रहे हैं नेस्ले ज़्यादा ग्रो कर रहा है या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जो ज़्यादा ग्रो कर रहा है मे बी आप उसमें ज़्यादा एलोकेशन डालेंगे, जो कम ग्रो कर रहा है उसमें आप कम डालेंगे या नहीं डालेंगे। ये है एसेट एलोकेशन की मेथडोलॉजी बेस्ड ऑन मोमेंटम इन्वेस्टिंग। एक दूसरा मेथड है, दूसरा टाइप है रिलेटिव और क्रॉस सेक्शन मोमेंटम। इसमें आप 2 एसेट क्लास को कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड। फॉर एन एग्जांपल, स्टॉक्स और गोल्ड। सोने का भी दाम बढ़ रहा है और स्टॉक का भी दाम बढ़ रहे हैं, दोनों मोमेंटम में है। अब आपको अपने पैसे, अपने एसेट्स को एलोकेट करना है सोने में और इक्विटी में। आप दोनों का ग्राफ देखेंगे, दोनों का मोमेंटम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, दोनों का रेट ऑफ चेंज देखेंगे, ROC, किसके प्राइस कितने बढ़े हैं पिछले 1 साल में, 12 महीने में। और आपको एक आइडिया लगेगा कि नहीं, लगता है नेस्ले ज़्यादा बढ़ा है या गोल्ड अधिक बढ़ा है, और उस पर आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि आप कितना पैसा इक्विटी स्टॉक्स में लगाएंगे और कितना पैसा आप गोल्ड में लगाएंगे, या फॉर दैट मैटर कितना पैसा आप प्रॉपर्टी में लगाएंगे, लाइक दैट। एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ योर प्राइमरी रेजिडेंस। आप जिस घर में रहते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो आपका एसेट है, लेकिन वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। ओके तो अब इसका प्रोसेस क्या है? आपने तो मेथडोलॉजी तो आपने समझ लिया, इसके तरीके समझ गए। अब इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप अपने यूनिवर्स को डिसाइड करेंगे, आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
भारत में 7,000 कंपनीज लिस्टेड है। निफ्टी 50 में 50, नेक्स्ट 50 में अनदर 50। उसी तरह आप उसमें आप चूज कर सकते हैं कि आप आउट ऑफ ऑल दोज कंपनीज विच वंस यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन, आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसमें से 10, 20 या 30 स्टॉक आप पिक कर लीजिए। अगर आपकी पोर्टफोलियो छोटी है, 10 लाख की है, 20 लाख की है, 50 लाख की है, तो आप 10 से 20 रखें। अगर आपकी पोर्टफोलियो अधिक बड़ी है, करोड़ों में है, 1 करोड़ है, 5 करोड़ है, तो आप 30 रख सकते हैं। फिर आप उसमें इक्वल वेटेज पे आप स्टॉक खरीद लें और उसको आप देखते रहें कि वो स्टॉक का मोमेंटम कब तक चल रहा है। जैसे ही मोमेंटम फिजल होगा, आपको निकलना है उससे। आप कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ मेथड्स हैं। पहला मेथड है, आप उसके 10 मंथ मूविंग एवरेज देख सकते हैं। आपने जो स्टॉक्स पिक किए हैं उसके 10 मंथ मूविंग एवरेज देख सकते हैं। जब भी वो स्टॉक 10 मंथ मूविंग एवरेज से नीचे आ गया, आपको निकल जाना है। दूसरा मेथड है, अगर आपने टॉप 20 या टॉप 30 खरीदा, सपोज आपने टॉप 20 चूज किया है अपने पैरामीटर्स के अनुसार, और आप उसके प्राइस कंपैरिजन देख रहे हैं 3 महीने का, 12 महीने का, जो भी आपका कंफर्ट लेवल है, तो आपने जो पूरा यूनिवर्स है, से निफ्टी 50 और निफ्टी 100 में से टॉप 100 कंपनीज में आपने 20 को चूज किया है और उसमें आपने पैसा लगाया है। अब आप उसके प्राइस मूवमेंट देख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो आपकी 20 कंपनीज है, अगर वो टॉप 50, आपकी लिस्ट के टॉप 50 कंपनी से नीचे आ गया उसका प्राइस, आप उसे बेच सकते हैं। मतलब वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसको रुकावट आ रही है उसके मोमेंटम में। फिर से मैं समझाता हूँ। मैंने कहा था ना, फाइंड योर यूनिवर्स। आप टॉप 100, टॉप 200 कंपनीज में से, भारत की टॉप 100, टॉप 200 कंपनी में से एक लिस्ट बना लें 50, टॉप 50 की। उसमें से आप टॉप 10 में इन्वेस्ट कर रहे हैं या टॉप 20 में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप उसके पूरे 50 के आप ग्राफ देख रहे हैं, उसका जो प्राइस मूवमेंट है, टेक्निकल एनालिसिस आप देख रहे हैं। सिंपली कि आपके जो 10 स्टॉक हैं उसमें से कौन से स्टॉक जो हैं वो टॉप 50 स्टॉक्स के प्राइस से नीचे जा रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखे विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, जो भी आपका होल्डिंग पीरियड है, तो आप उसे बेच दें और दूसरा स्टॉक खरीद लें जो कि मोमेंटम में है। तो ये एक दूसरा मेथड भी है। वेल, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे शुरू मैंने कहा कि चेजिंग द वैल्यू इज इन्वेस्टमेंट एंड चेजिंग द मोमेंटम इज स्पेक्यूलेशन। बट गाइज, एवरी वन ऑफ अस आर मोमेंटम इन्वेस्टर। अगर आप ऐसे देखें तो हम सभी मोमेंटम इन्वेस्टर हैं। कोई प्राइस को चेज कर रहा है, कोई प्रॉफिट को चेज कर रहा है। जो वैल्यू इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट को चेज करता है, प्रॉफिट बढ़ रही है कि नहीं। जो ग्रोथ इन्वेस्टर है वो टॉप लाइन, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों को चेज कर रहा है। ऑफ कोर्स जब रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा ही। लेकिन जो मोमेंटम इन्वेस्टर है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वो उसे लेना देना नहीं है कुछ भी प्रॉफिट और प्राइस रेवेन्यू से। वो सिर्फ प्राइस को चेज कर रहा है। मैज़गांव डॉक 200 से 400 हो गया, 600 हो गया, वो हिल राइड ऑन इट। और अब 600 से 2000 तक का राइड वो कर रहा है। अब जाकर के वो उससे थोड़ी रुकावट आ रही है। मे बी नाउ दे आर गेटिंग ऑफ। वेल, सो in one sense, all of us are actually momentum investors. We are chasing different parameters. So जितनी डिबेट है वैल्यू इन्वेस्टिंग की, ग्रोथ इन्वेस्टिंग की, मोमेंटम इन्वेस्टिंग की, ये सब ऐसे ही है, चलती रहेगी। So don't worry about it. The fact of the matter is that we are all looking for some good companies to buy and hold. हम सारे लोग जो हैं एक अच्छी कंपनी की तलाश में हैं जो मल्टी बैगर बन जाए, जो 10 गुना, 5 गुना, 100 गुना, 50 गुना बनता चला जाए। कुछ भी हो सकता है। और जब आपको कुछ ऐसी कंपनी मिल जाए तो आप उसे होल्ड करें। लेट योर विनर्स रन।
एंड कट योर लॉसेस। अगर आपकी पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक है या 30 स्टॉक है, उसमें से आप देखेंगे 10 स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे रहा है, आप उसे रन करने दें, आप उसे मत छोड़ें। और जिसमें लॉस हो रहा है आप उसको या तो एलिमिनेट कर दें या आप उसको रिप्लेस कर दें दूसरे से। दैट्स द वे। अंत में लियोनार्डो दा विंची का मैं वो स्टेटमेंट देना चाहूंगा, उनके कोटेशन, रिमेंबर सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। आपकी पोर्टफोलियो जितनी सिंपल होगी, आपकी मेथडोलॉजी जितने सिंपल होंगे, आपकी एसेट एलोकेशन जितना सिंपल होगा, उतना सोफिस्टिकेटेड है, उतना अच्छा है। बेकार के कॉम्प्लिकेट करने से कुछ नहीं होता है। इसलिए बस आप ये सारी चीज़ों को समझें, सीखें और अपनी एक मेथडोलॉजी बनाएं जो कि सिंपल हो। अब बहुत सारे जो टॉप 10 कंपनीज हैं, उसमें आपको ट्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं है, मोमेंटम राइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मोमेंटम बढ़ रहा है आप होल्ड करें उसको। नेस्ले 2017 अक्टूबर में 7,000 का था, फ्राइडे को 24,000 से ऊपर बंद हुआ है, 3.5 गुना हो चुका है। इट्स अ मल्टी बैगर। नेस्ले के मोमेंटम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, अभी और भी चलेगा ये। उसी तरह अगर आप दूसरी डिफेंस स्टॉक्स की बात करें या पावर स्टॉक्स की बात करें, तो इनकी मोमेंटम अभी जारी है। अगर आपने इसे पिक कर लिया है, यू हैव बीन फॉर्चुनेट एनफ, आप सौभाग्यशाली हैं कि अगर आपने इसके लोअर प्राइस पे पिक किया है, तो जस्ट राइड द मोमेंटम गाइज एंड हैव फन। रिमेंबर, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट पर्पस। ये एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन के लिए है, ताकि आप सीख सकें स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा लगाते हैं, कैसे इन्वेस्टर बनते हैं और कैसे पैसे बनाते हैं। एजुकेशन उनके लिए जो सही में स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, और एंटरटेनमेंट उनके लिए जो दूर से बैठ करके बस तमाशा देखना चाहते हैं। दोनों का स्वागत है। वेल, जितने भी स्टॉक्स के बारे में मैंने बताया, दे आर नॉट रिकमेंडेशंस। वो रिकमेंडेशन नहीं है, वो एग्जाम्पल के लिए थे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें, ज़रूर सलाह लें बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी प्रोडक्ट्स। किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। रिमेंबर, Synonomics is out there to create financial awareness. Synonomics फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। ये आपको बताने के लिए है कि आप किसी कंपनी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं और कैसे पैसे बना सकते हैं इसके द्वारा। अगर आपको इस तरह के कंटेंट पसंद आते हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग के अनुरोध पे मैंने हिंदी चैनल स्टार्ट किया है, प्लीज़ इसे सपोर्ट करें। विद दैट, it's a goodbye from your finance coach. I'll come back with some other interesting topic for you. Bye bye. अपने फाइनेंस कोच को अनुमति दें, मैं फिर आऊँगा एक दूसरे टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए बाय और हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।